नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दादी माँ। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी और यह पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि साहित्य दो रूपों में लिखा जाता है, कविता और कहानी इत्यादि। ठीक है, अब कविता जो लिखा जाता है उसे हम पद्य कहते हैं और कविता के अलावा जितने भी स्वरूप में लिखा जाता है वो गद्य कहलाता है। गद्य के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कहानी आ गई, निबंध आ गया, नाटक आ गया, संस्मरण आ गया, रिपोर्टाज आ गया, डायरी आ गया, जीवनी आ गई। ये सब सारी रूप जो हैं गद्य रूप कहे जाते हैं और इनके लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं। और अगर कविता है या कोई पद्य है तो उसके लिखने वाले को हम कवि या रचयिता, रचनाकार, कवयित्री इत्यादि कहते हैं। अगर पुरुष है तो कवि या रचनाकार कहते हैं और अगर वह कोई स्त्री है तो हम कवयित्री कहते हैं। देखिए, दादी माँ पाठ में शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी दादी के चरित्र की विशेषताओं को बताया है। उन्हें अपने दादी की याद आ जाती है और उस याद के साथ उन्हें दादी की वो तमाम सारी चीज़ें, उनके व्यक्तित्व की तमाम सारी चीज़ें भी याद आ जाती हैं। जैसे दादी किस प्रकार से व्यवहार करती थी, दूसरों की देख रेख किस प्रकार से करती थी, गरीबों की मदद किस प्रकार से करती थी, परिवार में वो किस तरह का शासन चलाती थी, तमाम सारी बातें। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं इस पाठ में आए हुए तमाम सारी चीज़ों की व्याख्या भी करता जाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस अनुच्छेद में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि उनके ऊपर जब भी थोड़ी बहुत कठिनाई आती है तो भले ही उन्होंने अपने जीवन में बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखा हो, यानी कि काफ़ी अनुभव लिया हो, फिर भी वे उन कठिनाइयों के या उन मुसीबतों के आने से सदा तो नहीं, यानी सदा का मतलब है हमेशा, हमेशा तो नहीं, लेकिन प्रायः यानी अक्सर अनमने से हो जाते हैं, उदास से हो जाते हैं। और उनके जो शुभचिंतक मित्र हैं वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, लेकिन वे शुभचिंतक मित्र कहने के लिए तो मित्र हैं पर पीठ पीछे वे उन्हें कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी जरा सी अनुकूल दशा न आने पर जो घबरा जाए, ऐसा घबराने वाला कह करके उनका मजाक उड़ाते हैं। और वो सोचते हैं कि अब वे कभी नहीं घबराएंगे और इन बातों को नहीं सोचेंगे। वे सोचते हैं कि ये सब चीज़ों को सोचने से होता ही क्या है, पर उनकी आँखों के सामने शरद यानी कि ठंडी, या हम कह सकते हैं कि शीत ऋतु की किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब हम जानेंगे कि उनकी आँखों के सामने आखिर किसकी धुंधली छाया यानी परछाई नाच उठती है। आगे लिखते हैं वे कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। देखिए, क्वार हिंदी का एक महीना है जिसे हम आश्विन मास कहते हैं और यह सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, वे कहते हैं कि उन्हें क्वार के दिन याद आ जाते हैं। जब वो किसी की धुंधली छाया उनकी आंखों के सामने आती है तो उन्हें क्वार के दिन याद आ जाते हैं। क्वार का मतलब है आश्विन मास। क्वार एक हिंदी का महीना है जिसका शुद्ध नाम है आश्विन। ठीक है, आश्विन मास के दिन याद आ जाते हैं। वे कहते हैं कि उनके गांव में चारों ओर इस महीने में पानी हिलोरें लेने लगता है, क्योंकि यह महीना लगभग बारिश या हम कहते हैं वर्षा ऋतु का
आखिरी समय होता है, बरसात जाने वाली होती है। तो इस समय चारों ओर जहाँ भी वे नज़रें उठाते हैं पानी ही पानी हिलोरें लेता है। और दूर सिवान, एक शब्द प्रयोग किया गया है सिवान। सिवान का मतलब होता है वह एरिया जो पूरी तरह से, वह क्षेत्र जो पूरी तरह से खुला हुआ हो, जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ लोग रहते ना हों, खुली एरिया, खुला क्षेत्र, वहाँ से बह करके आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें। वो कहते हैं कि मोथा और साई ये दो तरह की घासें होती हैं। मोथा एक अलग तरह की घास होती है, आप चित्र में देख सकते हैं, और साई एक अलग तरह की घास होती है। तो मोथा और साई इस तरह की अधगली घासें, अधगली घासें का मतलब है जो आधा गल गई हों पानी में। जब घासें पानी में डूब जाती हैं या बह करके जाती हैं तो बहुत दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देती हैं, उनमें सड़न पैदा होने लगती है। तो वो कह रहे हैं कि अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज, ये भी अलग अलग तरह की घासें हैं, उनकी जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़ करके एक विचित्र, एक या अनोखी तरह की गंध छोड़ रहे हैं। आगे लिखा है उन्होंने कि रास्तों में कीचड़ सूख गया है। बारिश अब समाप्त हो रही है, तो रास्ते में जो कीचड़ बारिश के कारण हो गया था वह अब सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। अब आप चित्र में देख सकते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो गांव में जो तालाब रहते हैं, जलाशय, जलाशय का मतलब है जल का आशय, जहाँ पर जल इकट्ठा किया जाता हो तो उसको जलाशय कहा जाता है, यानी तालाब, पोखर, ठीक है, झीलें। तो गांव में क्या है, गांव के जो तालाब हैं, जलाशय हैं, उनमें बच्चे गांव के धमाके से कूद रहे हैं और वो कह रहे हैं लेखक कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, यानी हर एक मौसम की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है। आगे वे लिख रहे हैं, आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। उन्होंने लिखा है कि आषाढ़, आषाढ़ कहते हैं उस महीने को जब बारिश पूरे अपने जोशों खरोश पर रहती है, और यह अंग्रेजी के लगभग जून और जुलाई महीने में आता है, आषाढ़ महीना हिंदी का। तो आषाढ़ महीने में आम और जामुन चरम पर होते हैं, मतलब ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आषाढ़ महीने में आम भी पक जाते हैं और बाज़ारों में आम मिलने लगते हैं, जामुन भी मिलने लगती है। तो ये दोनों तरह के फल आषाढ़ महीने में उपलब्ध रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आषाढ़ महीने में आम और जामुन न मिले तो मुझे चिंता नहीं। अगहन में, अगहन का महीना जिसे मार्गशीर्ष कहते हैं, पिछली स्लाइड में आपने देखा मैंने महीनों के नाम लिखे थे, और वो महीने हिंदी के अंग्रेज़ी के किस महीने में आते हैं वो भी आपको लिख करके बताया था। तो अगहन को मार्गशीर्ष कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं। इस महीने में चिवड़ा कहने का मतलब है जब धान की फसल पैदा होती है और वो थोड़ी कच्ची रहती है, पूरी तरह से पकी नहीं रहती है, तभी उसको काट करके किसान उसका चिवड़ा बनाते हैं, जिसको कहीं कहीं आप पोहा भी कहते हैं। तो यह चिवड़ा और गुड़ कहते हैं इस महीने में उपलब्ध होने वाले चिवड़ा और गुड़ भी न मिले तो मुझे दुख नहीं। चैत के महीने में, जब चैत का महीना आता है जिसको हम चैत्र कहते हैं, चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। गुड़ की पट्टी मतलब गांव में गन्ने से रस निकाला जाता है और उस रस को कढ़ाई में पका करके कड़ी आंच पर उसकी पट्टी बनाई जाती है, उसका गुड़ का गोला बनाया जाता है। तो कुछ कुछ किसान उसकी पट्टियाँ भी बनाते हैं, उस पट्टी में मूंगफली के दाने, चने के दाने इत्यादि डाल करके बनाया जाता है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं, मतलब हमें पश्चाताप नहीं है इस बात का कि वो हमें नहीं मिल रही है। पर क्वार के महीने में, क्वार महीना जिसे हमने आपको बताया कि आश्विन महीने को क्वार कहते हैं, ये सितंबर और अक्टूबर में आता है। उन्होंने लिखा है कि पर क्वार के महीने में, क्वार के दिनों में ये जो गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो, जो ये एक तरह की गंध, विशेष तरह की गंध दे रहा है ये झाग भरा पानी तालाब का, उसमें अगर कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। भले ही उन्हें जामुन आम ना मिले, भले ही उन्हें चिवड़ा गुड़ ना मिले, भले ही उन्हें लाई और गुड़ की पट्टी ना मिले, वो कहते हैं इस बात का हमें अफसोस नहीं है। पर बचपन में अगर हम क्वार के दिनों में ऐसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय मतलब तालाब में कूद करके नहीं नहाते थे तो हमें बड़ा बुरा मालूम होता था। आगे देखिए, लिखा है, मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। वे कह रहे हैं कि इस बार वो थोड़े हुड़क गए थे, हुड़क मतलब थोड़े डर गए थे भीतर से,
क्योंकि वो 2-1 दिन ही कूद सके थे पानी में और नहा धो कर के वो बीमार हो गए थे इस झाग भरे जल में। और वो कहते हैं कि उन्हें हल्की बीमारी बड़ी अच्छी लगती थी, जहाँ पर ज़्यादा ज्वर ना हो, ज़्यादा ज़्यादा ताप ना आए, ज़्यादा बुखार ना हो, थोड़ा थोड़ा, ज्वर का मतलब होता है बुखार, थोड़ा थोड़ा बुखार हो, साधारण सा दर्द हो सर में, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिलता रहे तो उन्हें बड़ा आनंद आता था। वो अपने बचपन की याद कर रहे हैं लेखक इस समय। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। वो कहते हैं कि इस बार ऐसा चीज़ नहीं हुआ। ज्वर ज्वर यानी बुखार एक बार चढ़ा तो चढ़ता ही गया और उसमें ठंड भी लगने लगी और रजाई पर रजाई ओढ़ना पड़ा, और यह बुखार उतरा तो रात 12 बजे के बाद। आगे वे लिखते हैं, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आईं। अब कहानी में दादी माँ की एंट्री होती है। अब वो दादी माँ के बारे में भी बताएंगे कि उनकी दादी माँ किस तरह के स्वभाव वाली थी, वो हम देखिए पढ़ करके जानेंगे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आईं, शायद नहा कर आई थीं उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह, सद्यह का मतलब होता है ताज़ा, टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहतीं, कभी पंखा झलतीं, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलातीं, सर पर दालचीनी का लेप करतीं और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करतीं। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो यहाँ पर दादी के स्वभाव की, दादी के चरित्र की उस विशेषता को बताया गया है कि घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो दादी उसका ध्यान रखने में क्या क्या करती थी। वो कहते हैं कि जब वो चादर लपेटे सोए हुए थे तो दादी माँ आईं और शायद वो नहा करके आई थी उसी पानी से, उसी जलाशय के पानी से जो झाग वाला था, और उनके पतले दुबले पर प्रेम और स्नेह से सने हुए शरीर पर सफ़ेद सी धोती पहनी हुई थी, यानी साड़ी पहनी हुई थी। वो सन से सफ़ेद, जैसा एक सन गांव में रस्सी उस्सी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको सन कहा जाता है। सन की तरह से, सन बिल्कुल सफ़ेद होता है, तो सन की तरह से सफ़ेद उनके बाल थे और उनके सिर पर ताज़ा, सद्यह का मतलब होता है ताज़ा, टपकते हुए जल की शीतलता थी। आते ही उन्होंने क्या किया कि लेखक के पेट छुए और उन्होंने अपने आंचल की गांठ को खोल करके, आंचल की गांठ में अक्सर गांव की औरतें कोई चीज़ गांठ बांध करके रख लेती हैं, तो वो दादी ने भी कोई अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी, यानी किसी मज़ार की मिट्टी, यहाँ चबूतरा कहने का मतलब आपने देखा होगा मज़ार या किसी पीर या फ़कीर की मज़ार जो होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म जैसा बना रहता है, चबूतरे जैसा बना रहता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही शायद किसी शक्तिधारी, अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी वो लाई थी और उन्होंने मेरे माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, कभी वो पंखा झलती थीं तो कभी जलते हुए हाथ और पैर पर को सहलाया करती थीं। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी मतलब जो मिट्टी का छोटा मटका होता है उसको हांडी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसमें पानी आया कि नहीं और उसको पीपल की छाल से छौंका गया कि नहीं, खिचड़ी जो में मूंग की दाल एकदम से मिल गई है कि नहीं, उसे पीप, और ये सब सारी बातें वो बाकी लोगों से, घर के अन्य सदस्यों से हमेशा पूछा करती थी। कोई बाहर से जैसे कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर नहीं चला जाए, इसका ध्यान रखती थीं, और तमाम सारी सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों को बार बार पूछ करके वो घर वालों को, बाकी सदस्यों को परेशान करती रहती थीं। अगला पैराग्राफ देखेंगे। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती तो वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, सरसाम का मतलब होता है सिर पर चढ़ने वाला एक तरह का बुखार, उसको कहा जाता है सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका, विषूचिका मतलब छुआछूत वाली जो बीमारी होती है उसको विषूचिका कहते हैं, के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई से डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो बुखार जब आता था, हल्का बुखार, तो वो उस बुखार को हम अच्छा समझते थे क्योंकि अच्छा खाने के लिए भी कुछ मिल जाता था। पर अब जब बुखार आता है
तो भले ही नौकर पानी दे जाता है, मिस महाराज मतलब जो खाना पकाने वाले हैं वो अपने मन से पका करके खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं और कड़वी कुनैन की जो दवा होती है उसकी कड़वाहट के डर से बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों अब उन्हें ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी दादी माँ को गमई गांव मतलब गांव देहात की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। आज भी आप गांव में चले जाइए, भले ही वहाँ के लोग डिग्री और डिप्लोमा नहीं लिए हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं किए हैं, पर वे जो साधारण घरेलू दवाएं हैं उसको अपना करके अपने रोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही दादी माँ को ऐसी गांव देहात में प्रयोग होने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में अगर कोई बीमार हो जाता तो वो उसके वहाँ पहुँचती और वहाँ भी वही काम करती, उसका हाथ छूती, उसका माथा छूती, उसका पेट छूती, और फिर भूत से लेकर के मलेरिया, मतलब वो भूत का भी अंदाज़ा करती कि भाई शायद इसको भूत पकड़ लिया हो। भूत प्रेत में भी थोड़ा बहुत दादी माँ का विश्वास था। और मलेरिया की बातें करती, सरसाम मतलब सिर पर चढ़ने वाले बुखार की बात करती, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ वो सुनाती थी, जैसे लगता था कि वो सच में कोई डॉक्टर है। महामारी और विषूचिका मतलब महामारी जो बड़ी बीमारी जैसे कि अभी कोविड कोरोना की महामारी आई हुई है, और विषूचिका के दिनों में, विषूचिका का मतलब होता है छुआछूत के दिनों में, रोज़ सवेरे उठ करके वो स्नान के बाद लवंग और गुड़ में मिला हुआ जल की धार देती थीं, गुग्गल और धूप का प्रयोग करती थीं, सफाई बहुत ज़्यादा करती थीं। तो लेखक ने कहा है कि सफाई तो वो इतना करती थीं कि सफाई दूसरा कोई उनसे सीख ले। अगर दवा में थोड़ी भी देर होती या मिश्री और शहद खत्म हो जाता था तो वो बहुत हल्ला करती थी, इसके लिए चिल्लाती थीं, लोगों को डांटती थी, घर वालों को। चादर और गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थीं। मतलब जो बीमार व्यक्ति है वो जिस खाट पर सोया है, जिस बेड पर सोया है, उसका चद्दर बदला गया कि नहीं, तकिया और गद्दे का कवर यानी गिलाफ बदला गया कि नहीं, ये सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का वो बहुत विशेष ध्यान रखती थी। वो कहते हैं कि दादी माँ के रहते जब बुखार आता था तो मन भी करता था कि बुखार आए, क्योंकि वहाँ दादी का प्यार मिलता था, उनकी देख रेख अपने को मिलती थी। पर अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो दादी का न तो प्यार है और न तो उनकी देख रेख है और न तो उनका 24 घंटा बीमार या मरीज के पास बैठे रहने वाला ध्यान है। तो वो सारा प्यार, वो सारी चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं। इसलिए लेखक कहता है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे बुखार को बुलाने का मन ही नहीं करता। बचपन में जो बुखार उन्हें अच्छा लगता था, वो कहते थे कि मुझे जो हल्की बीमारी है वो अच्छी लगती है, क्योंकि जिसमें थोड़ा सा बुखार हो, हल्का हल्का सिर दर्द हो और नींबू और साबू खाने का मन करता था, और ये सब सारी चीज़ें मिलती थी, साथ ही साथ दादी माँ का प्यार मिलता था, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। पर ये अब चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ दृश्य बदल जाता है। अब घर में लेखक के जो बड़े भाई हैं किशन, उनकी शादी का माहौल है और सारी तैयारियां चल रही हैं। दादी माँ अपना हुक्म झाड़ रही हैं, लोगों को डांट रही हैं और समय पर काम करने की नसीहत दे रही हैं। इसी बीच वो किसी गरीब महिला से मिलती हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहतीं, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आतीं, बहुत बुलाने पर दादी माँ आतीं। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेखक कह रहे हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई थी, दादी बहुत उत्साह और आनंद से भर गई थीं। सारा दिन वो गायब रहती थीं और लगता था कि उन्होंने घर को अपने सिर पर उठा लिया हो। जब उनकी पड़ोसी ने उन्हें बुलाने के लिए आती थी तो दादी माँ कहती थीं कि बहन बुरा मत मानना, कार परोजन मतलब काम का घर ठहरा। अब इस समय इतने सारे काम फैले हुए हैं, उन सारे कामों को देखने के चक्कर में मैं तुम लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ। और वो कहती थी कि एक काम अगर मैं अपने हाथ से नहीं करूँ तो होने वाला नहीं है। और लेखक कह रहे हैं कि ये बात सभी जानते थे, घर के सभी सदस्य जानते थे कि दादी माँ भले ही वो कह रही हैं कि वो अगर एक भी काम अपने हाथ से नहीं करती तो वो नहीं होता था, जबकि ऐसा नहीं था। दादी कुछ भी नहीं करती थी, ये सभी लोग जानते थे। पर दादी के रहने से और उनकी आज्ञा के कारण, उनकी नसीहत के कारण सारे काम समय पर हो जाते थे। जब वो नहीं रहती थीं तो सारे कामों में विलंब होने लगता था। तो दादी के रहने से इतना तो ज़रूर था कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे और सभी कार्यों को समय पर पूरा करते थे। और जब वो अनुपस्थित रहती थीं तो सभी चीज़ें विलंब का कारण बन जाता था। अब आगे लिखा गया है, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में, निकसार का मतलब निकलने का, घर से निकलने का जो रास्ता होता है उसको निकसार कहा गया है, में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो,
रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ पर गांव की एक गरीब महिला जो रामी की चाची हैं, वो कोने में दुबकी हुई हैं और उनको दादी माँ डांट लगा रही हैं, डांट फटकार लगा रही हैं। दोपहर में जब लेखक घर में लौटते हैं तो बाहरी निकसार में, जहाँ पर बाहर घर के बाहर निकला जाता है, वो जो रास्ता है, वहाँ पर दादी माँ रामी की चाची के ऊपर अपना गुस्सा दिखा रही थीं। रामी की चाची, जिसका नाम धन्नो था, उसको वो कह रही थी कि ऐसा नहीं होगा धन्नो, तुमने जो रुपए लिए हैं उसको सूद के साथ, यानी पूरे ब्याज के साथ, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, सूद से मतलब है ब्याज से, सूद के साथ वापस दे दो। वो कहती हैं कि तुम्हारी आंखों में शर्म तो है ही नहीं, मांगने के समय तुम कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ रही थी, सिफारिश कर रही थी, लेकिन तुमको एक भी पाई यानी एक भी पैसे की मदद किसी ने नहीं दी। अब जब मैंने मदद कर दी है तो तुम पैसे लौटाने की जगह पर कहती हो आजकल करने लगी हो, और कहती हो कि फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी। तो अब तुम्हारे लिए क्या दूसरी फसल कटेगी, मतलब फसल तो पहले से ही कट गई है, तो तुम मेरा पैसा वापस दे दो। इस तरह की धमकियां वो किसको दे रही थीं, उस धन्नो को दे रही थी जो रामी की चाची थी। आगे लिखा गया है, दूंगी मालकिन। अब धन्नो क्या कह रही है दादी माँ की डांट सुनने के बाद, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्सार कैसे होगा, मतलब उस बेचारी का कल्याण कैसे होगा। बड़ी ही विनम्रता पूर्ण बातें धन्नो ने कही, बड़ी ही विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ, बड़े ही करुणा भरे स्वर में उसने कहा कि मालकिन मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। वो रोते हुए बोली थी, अपने आंचल को दोनों हाथों से पकड़ करके वो दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और कही कि बिटिया की शादी है, अगर आप जैसा महान व्यक्ति हमारे ऊपर दया नहीं करेगा तो मैं अपनी बच्ची से कैसे ऋण हो पाऊंगी, मतलब अपनी बच्ची के प्रति, अपनी बेटी के प्रति जो मेरा फ़र्ज है उसको कैसे निभा पाऊंगी, उसकी शादी कैसे कर पाऊंगी। दादी माँ जैसे ही देखें कि वो पैरों की ओर झुक रही है, धन्नो उनके पैरों पर झुक रही है, तो वो कहती हैं हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। कहने का मतलब है कि लगता है कि धन्नो किसी छोटी जाति से संबंधित थी, छोटी जात से संबंध रखती थी, छोटी जाति वाली थी। और उस ज़माने में जब ये कहानी लिखी गई तो हिंदुस्तान में छुआछूत की भावना ज़्यादा थी, लोग छोटी जातियों को अछूत समझ करके उनसे दूर रहना पसंद करते थे। तो दादी माँ के चरित्र की भी वो विशेषता नज़र आती है कि वो किस तरह से उसे कह रही हैं कि हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, ये बात लिखी गई है और ये बात स्पष्ट तौर पर बता रही है कि दादी माँ इन सब चीज़ों में विश्वास रखती थीं। आगे लिखा गया है, लेखक कहते हैं, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अप्रिय प्रसंग मतलब जो चीज़ प्रिय ना हो, प्रसंग मतलब घटना। तो ये घटना जो हमें अच्छी नहीं लग रही थी, उसको हटाने की, उसे खत्म करने की गरज से लेखक ने कहा कि बेचारी गरीब है, पैसा दे देगी। दादी माँ कहती हैं कि चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थीं। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थीं, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोलीं, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। वो कह रहे हैं कि एक दिन जब दादी उसको डांट रही थी और उससे पैसे मांग रही थी, लेखक चाह रहा था कि इस अप्रिय घटना को, यानी ये जो चीज़ें चल रही हैं उसको वो पसंद नहीं करता था। लेखक चाहा कि दादी उसे माफ़ कर दें और बाद में वो पैसे दे देगी। लेकिन जब दादी ने लेखक को भी डांट दिया और कहा कि चला है हमको समझाने, तो लेखक चुपके से आंगन की ओर चले जाते हैं। और कई दिन इस घटना के बाद बीत जाते हैं और लेखक लगभग इस घटना को भूल चुका था। एक दिन अचानक उसकी भेंट रामी की चाची यानी उसी धन्नो से होती है जिसको दादी कभी डांट रही थी पैसे के लिए। तो वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। लेखक भी आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर इस धन्नो को तो मेरी दादी इतना डांटी थी पैसे के लिए, आज ये उन्हें आशीर्वाद क्यों दे रही है। तो पता चला बाद में जब लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल मतलब बिल्कुल बेचैन होकर के कहा कि उरिन हो गई बेटा। उरिन हो गई मतलब मेरा कल्याण हो गया, मैं उरिन हो गई, मैं उन सब चीज़ों से
मुक्त हो गई। जो जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर था, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी, उस चीज़ से मैं उऋण हो गई, मतलब मुक्त हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वह दादी को आशीर्वाद दे रही थी कि भगवान, उनके लिए दुआ कर रही थी कि भगवान हमारी मालकिन का भला करे। और वो कहती हैं कि कल ही कहती है धन्नो कि कल ही आई थी, यानी दादी के बारे में बता रही है कि वो कल ही आई थी और पीछे का सभी रुपया जो बकाया था उसको माफ़ कर दिया, और ऊपर से 10 रुपये का नोट भी दे करके उन्होंने, दादी माँ ने धन्नो को कहा था कि देखना धन्नो, जैसी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता हैं बेटा देवता। तो धन्नो यहाँ पर दादी की प्रशंसा करती है। वो कहती है कि एक दिन पहले ही, शादी के एक दिन पहले ही आई मेरे घर पर, और लेखक को बताती हुए वो कहती हैं कि कह रही है धन्नो कि दादी माँ ने मेरे पुराने बकाए जो मेरे ऊपर कर्ज थे उसको सारे ब्याज और मूलधन को माफ़ कर दिया, ऊपर से 10 रुपया और दे करके बोला कि बेटी बेटी होती है, चाहे वो तुम्हारी हो या हमारी। तो देखना इस 10-5 की कमी के कारण जग में, संसार में, यानी तुम्हारी समाज में हंसी ना कोई उड़ाए। और ये सब बातें सोच करके और इस तरह की सहायता प्राप्त करके कि जो दादी माँ एक गरीब को पैसा देती हैं उससे उम्मीद करती हैं कि उसे ब्याज सहित वापस करे, और जब वो नहीं करती तो उसे आंगन में डांटती भी हैं, घर के निकसार में डांटती भी हैं। और वही दादी माँ जब ये सुन लेती हैं कि वह गरीब रो करके कहती है कि बेटी की शादी आई है और फसल होगी तो पैसे वापस कर दूंगी, और अगर आप सहायता नहीं करेंगी तो मैं उऋण नहीं हो पाऊंगी। दादी इन बातों से शायद कहीं ना कहीं पिघल गई थी, तभी दादी धन्नो के घर पर जाती हैं और उसे 10 रुपये और उल्टा दे करके आती हैं। तो यहाँ पर दादी माँ की दयालु व्यक्तित्व का वर्णन लेखक ने किया है कि दादी माँ अंदर से कितनी मोम जैसी कोमल थी, उनका दिल कितना बड़ा था, और गरीबों को जो ऊपर से वो नारियल के ऊपर के छिलके की तरह से, नारियल के ऊपर के भाग की तरह से कठोर दिखाई देती हैं, वही अंदर से कितनी मुलायम है, दयालु हैं, ममता की मूर्ति हैं। और यही कारण है कि धन्नो उन्हें आशीर्वाद दे रही है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। लेखक आगे कहते हैं कि उस रोज़ तो तुमको चाची, धन्नो चाची, मेरी दादी माँ बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटें भी न तो क्या लाभ क्या। धन्नो कहती है कि यह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, उन्होंने तो रुपया दिया था, ये बात सच्चाई है, मुझे कर्ज दिया था, और कर्ज देने के बाद अगर डांटे भी ना तो उन्हें लाभ क्या मिले। और ये बातें सुन करके लेखक आगे लिखते हैं कि मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब जो तर्क उन्होंने दिया, जो धन्नो ने ये बातें कही कि दादी माँ उसे डांट क्यों रही थी, उसका उत्तर जो उसने दिया कि अगर बड़े लोग पैसा देते हैं और पैसा दे करके डांटे भी ना तो उन्हें क्या लाभ मिले, क्योंकि उन्होंने तो पूरा पैसा माफ़ कर दिया था। अगर डांटती भी नहीं तो उन्हें मिलता क्या, तो डांटना तो उनका हक बनता था। आगे लिखा है लेखक ने, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यहाँ पर उस दृश्य का वर्णन लेखक कर रहे हैं कि जब घर में किशन भैया की शादी का माहौल चल रहा था और विवाह के 4-5 रोज पहले ही, मतलब 4-5 दिन पहले ही रात भर औरतें गीत गाती हैं। और विवाह जिस दिन होता है, औरतें चूँकि औरतें उस समय बारात में नहीं जाया करती थीं, तो उस ज़माने की बात है कि उस समय औरतें जब घर रहती थीं तो रात में औरतें अभिनय करती थीं, एक ड्रामा करती थीं, और इस ड्रामे में एक ही कहानी हुआ करती थी। और इस ड्रामे में विवाह से लेकर के बच्चा पैदा होने तक का सभी दृश्य दिखाया जाता था। और ये सभी पार्ट, सभी कैरेक्टर, सभी चरित्र जो है औरतें ही निभाया करती थीं। आजकल का ज़माना बदल गया है। आजकल घर की औरतें भी दूल्हे के साथ बारात में जाती हैं और फिर वापस आती हैं बारात से। लेकिन तब के ज़माने में घर के पुरुष ही और बच्चे ही बारात जाया करते थे, घर की औरतें घर पर ही रहती थीं। तो उस समय का कैसा होता था माहौल, और घर में विवाह के दिन, जिस दिन विवाह रहता था उस रात को घर की औरतें एक तरह का ड्रामा करती थी, नाटक करती थी। और ये नाटक एक कहानी होती थी जिसमें विवाह से लेकर के बच्चे पैदा होने तक का दृश्य दिखाया जाता था। सभी चरित्र प्रायः औरतें ही निभाया करती थीं। प्रायः क्या, अक्सर औरतें ही निभाया करती, इसमें कोई पुरुष तो होता ही नहीं था।
मैं बीमार होने के कारण बारात नहीं जा सका, यह बात लेखक कह रहे हैं। और लेखक कह रहे हैं कि उनका जो ममेरा भाई था जिसका नाम था राघव, वो दालान में सो रहा था। दालान उस जगह को कहते हैं जहाँ से घर के बाहर निकला जाता है। वह आखिरी कमरा, वह किनारे का कमरा जहाँ से घर में एंट्री ली जाती है या बाहर निकला जाता है, उस हिस्से को, उस छोटे से बारांडे को एक तरह से कह लें दालान कहा जाता है। और वो जब बारात चली गई थी तब आया था उनका ममेरा भाई, इसलिए वो अभी बारात नहीं जा सका था। और लेखक तो पहले से ही बीमार थे इसलिए वो नहीं जा पाए थे, तो ये दोनों घर पर ही थे। औरतें जो घर में ड्रामा करने वाली थीं वो उन दोनों लड़कों पर, यानी लेखक पर और लेखक के ममेरे भाई पर आपत्ति कर रही थी कि ये दोनों लड़कों के सामने वो अभिनय कैसे कर पाएंगी। तो दादी माँ थोड़ी बिगड़ती हैं, थोड़ी गुस्सा दिखाती हैं और वो कहती हैं कि लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा तो एक जैसे होते हैं। आगे लेखक ने लिखा है, मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। देबू कोई आसपास पड़ोस की महिला हैं जिनके बेटे का नाम देबू है, तो उनको संबोधित करने के लिए लेखक ने लिखा है कि देबू की माँ ने चादर खींच ली और कहा, कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। लेखक ने लिखा है कि चूँकि वो बीमार थे और बारात नहीं जा पाए थे, इसलिए दादी माँ ने उन्हें एक चारपाई पर सुला करके चादर उड़ा दिया था। और वो कहते हैं कि जब औरतें अभिनय कर रही थी तो उनकी बातों को सुन करके, उनके अभिनय और उनके डायलॉग को, संवाद को सुन करके उन्हें हंसी आ रही थी। और वो सोच रहे थे कि कहीं अगर ज़ोर से हंस दूंगा तो औरतें समझ जाएंगी कि मैं उनकी सारी बातों को सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। पर वो किसी भी तरह से भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। और तभी तक देबू की माँ जो थी वहाँ पर, उन्होंने उनका चादर खींच लिया और कहीं कि देखो दादी, जिसको आप बच्चा कह रही हो ये बच्चा है। अगर ये बच्चा है तो शायद ये रो रहा है और मैं इसको दूध पिलाना चाहती हूँ। और तभी लेखक से और देबू की माँ से हाथापाई, मजाक में हाथापाई शुरू होती है, यानी बनावटी लड़ाई। और दादी माँ बिगड़ती हैं कि लड़के से क्यों लड़ती है। और सुबह जब होती है और रास्ते में देबू की माँ मिलती हैं तो उन्हें चिढ़ाने के लिए लेखक कहते हैं कि कल वाला बच्चा भाभी। वो अपने को बच्चा जो बन करके जब सोए थे रात में और अभिनय का मज़ा ले रहे थे चुपके चुपके चद्दर के अंदर से, तो वो देबू की माँ से कहते हैं कि कल वाला बच्चा भाभी। और वहाँ से ज़ोर से भाग जाते हैं, पास में दादी माँ के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं। दादी माँ एक सहारा थी, जब कभी भी उन्हें डांट पड़ती थी तो दादी माँ का ही सहारा लेकर के वो बचा करते थे। और वो कहते थे कि जब दादी माँ की छाया में हम खड़े हो जाते थे तो जैसे लगता था अभयदान मिल जाता था। अभयदान का मतलब है जैसे लगता था कि वो क्या हो जाते थे, एकदम स्वतंत्र हो जाते थे, किसी भी तरह की डर नहीं रह जाती थी किसी से। आगे उन्होंने लिखा है, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र। अब वात्या चक्र का मतलब क्या है। वात्या चक्र का मतलब होता है कि मतलब जीवन की परिस्थितियाँ, जो समय बदलता जा रहा है उसको कहा जा रहा है वात्या चक्र। और यानी कि घटनाक्रम। वो कहती हैं कि लेखक कह रहे हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी मतलब संसार उन्हें धोखेबाज मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डमाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि दादी माँ एक ममता की मूर्ति थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र मतलब परिस्थितियों का घटनाक्रम जीवन को सूखे पत्ते जैसा नचाता है। जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती, जब जीवन में ऐसा समय आता है जो हमारे अनुकूल नहीं रहता, हमारे हिसाब से नहीं चलता, कभी कभी जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, जो नहीं चाहते वैसा होता है, तो आदमी भी जैसे पेड़ का सूखा पत्ता थोड़ी सी हवा से यहाँ वहाँ उड़ता है, वैसे ही व्यक्ति भी परिस्थितियों के कारण से
कभी यहाँ कभी वहाँ या कुछ भी करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। अगर स्थितियाँ सही नहीं होती हैं तो आदमी भी परेशान होता है और सूखे पत्ते की तरह से नाचता रहता है। दादी माँ इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से समझती थी। दादा की मृत्यु के बाद वो काफ़ी उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखा लगता था, ये दुनिया उन्हें धोखेबाज लगती थी। दादा स्वयं उनसे कह कर के गए थे कि उन्हें पहले भेजेंगे, मतलब उनकी मृत्यु पहले होगी, यानी दादी माँ की मृत्यु पहले होगी और वो पीछे से मरेंगे। पर दादा पहले चले गए तो वो इन बातों को, दादाजी के किए हुए वादे को वो झूठा बताती हैं। और दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ता जैसे, कुकुरमुत्ते की तरह से, कुकुरमुत्ता एक तरह का हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पौधे जैसा, जहाँ पर कचरे रहते हैं या जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता है वहाँ पर ये कुकुरमुत्ता अपने आप पैदा होता है बारिश के दिनों में। वो कहते हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह से पैदा होने वाले ऐसे दोस्त जो मुंह में राम और बगल में छुरी, मतलब सामने कुछ और बातें करते थे, पीछे से कुछ और बातें करते थे, उन्होंने क्या किया था, स्थिति को और भी गंभीर कर दिया था घर की। और वे लोग क्या करते थे, मुंह पर तो तारीफ़ करते थे पर पीठ पीछे बहुत शिकायत किया करते थे घर की। और दादा का जब श्राद्ध हुआ था, दादा के मरने पर, जब उनके कर्मकांड में, उनके श्राद्ध में, उनकी 13वीं में दादी माँ ने बहुत मना किया था पिताजी को, लेखक के पिता को, पर फिर भी पिताजी ने बहुत ज़्यादा पैसा व्यय करके उनका श्राद्ध किया था। और वो संपत्ति उन्होंने शायद घर की नहीं थी इसलिए, यानी दूसरे से मांग करके खर्च की थी, इसलिए समस्या और बढ़ गई थी। आगे लेखक लिखते हैं कि दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ एक महीना होता है हिंदी का। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ कर बैठी हैं। आप चित्र में देख सकते हैं उनकी स्नेह कातर आँखों में, मैंने, स्नेह कातर मतलब स्नेह या प्रेम या ममता से भरा हुआ या ममता से भरी हुई आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ, जब घर की स्थितियाँ बुरी थीं, इस बात से कहीं ना कहीं दादी माँ भी दुखी थीं कि उनके पति यानी कि लेखक के दादाजी के श्राद्ध के समय पर घर में बहुत ज़्यादा पैसा व्यय हुआ था और जिसके कारण कुछ बाहरी कर्ज भी हो गए थे। दादी माँ इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थीं, क्योंकि जो बनावटी दोस्त थे लेखक के पिताजी के, वे ऊपर से तो कुछ और कहते थे और पीठ पीछे कुछ और कहते थे, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, यानी मुंह में राम बगल में छुरी। तो वे घर की स्थितियों को, घर की इज़्ज़त को और बदनाम कर रहे थे। इन सब बातों से लेखक की दादी यानी दादी माँ काफ़ी परेशान रहती थीं और वे दिया जला करके शायद भगवान को याद करते हुए आंखें बंद करके इसी दुख के पल में भगवान से कुछ आसरा मांगने की कोशिश कर रही थी। और शायद इसी समय उनकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे, जिसको लेखक ने देख लिया और पूछ रहे हैं कि दादी माँ, क्या आप रो रही थीं? ठीक है। वो कहते हैं कि मैं बहुत देर तक मनमारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। और जब उन्होंने दादी माँ बोला तो दादी माँ उस दुख को छिपाने के लिए कह रही हैं कि क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? आगे लिखते हैं लेखक कि दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराईं। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी माँ घर की स्थितियों से परेशान ज़रूर थी। शायद अगर परेशान नहीं होती तो उनकी आंखों में ये आंसू नहीं होते। इस बात को लेखक देख लिए थे। और जब पूछती हैं कि तुम रो रही थीं, तो दादी माँ बनावटी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती हैं और शायद उन आंसुओं को छिपाते हुए कहती हैं, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है? चल चल, खाना खा ले। तब लेखक कहते हैं, धोती तो बदल लो दादी माँ, क्योंकि वो धोती गीली थी। और वो कहते हैं कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। वो कहती थी कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मतलब वो कहती हैं कि मैंने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, अब ये थोड़ी सी सर्दी गर्मी मुझे बीमार नहीं कर सकती। और वे लेखक को खींचती हुई रसोई घर में ले जाती हैं ताकि उन्हें कुछ खिला सकें। आगे लेखक लिखते हैं कि सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो कहीं ना कहीं वो जो चमकती हुई चीज़ वो अपनी संदूक से निकालती हैं। जब वो देखती हैं कि लेखक के पिताजी
और उनके बड़े भाई किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं और वो कहते हैं कि दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले यानी पिताजी बोले कि रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। जब वो रुआसे हो गए तो अपने बेटे और अपने पोते को दुख में देखकर, रोता हुआ देख कर के दादी माँ कहती हैं कि रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, यानी अपने पोते का और अपने बेटे का माथा सहलाते हुए कहा कि मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोल करके एक चमकती हुई चीज़ निकाली, शायद कोई गहना निकाला, और वो गहना क्या था? वो गहना था कंगन, उनके हाथ का कंगन। वो कहती हैं कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था कि ताकि जब घर में कोई समस्या आए, आर्थिक तंगी आए, तो इनको बेच करके मैं उस तंगी को दूर कर सकूं और उनका गला भर आया। ऐसा बोलते हुए मैंने इसे पहना नहीं, सहेज कर रखती आई हूँ। वो कहती हैं, देखिए, एक दादी माँ जो घर में छोटी छोटी बातों पर घर की में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, कोई बीमार है तो उसकी अच्छी देख रेख हो सके, घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों को डांटती रहती हैं। कोई गरीब को अगर मदद कर दी है तो उससे पैसा वापस लेने के लिए उसको डांटती हैं। तो वहीं घर का कोई बीमार हो जाए या बाहर का कोई बीमार हो जाए, एक गांव में जिस तरह से कोई वैद्य काम करता है, वैद्य का भी काम कर लेती हैं, उसकी देखरेख भी करने लगती हैं। और घर पर जब कोई तंगी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो जो अपने अच्छे दिनों की चीज़ों को जब उन्होंने पैसे रुपए या धन दौलत जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा करके रखी है, मुसीबत के समय में देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। तो दादी माँ के कई रूप देखने को हमें मिलते हैं। और वे कहती हैं कि इसे मैंने पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ करके कहा कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, मतलब पुराने लोग शायद ये धन दौलत इसी दिन के लिए रखते थे कि जब मेरे घर पर कोई विपत्ति आएगी तो मैं इन धन दौलत, इन चीज़ों को बेच करके अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा लूँगा या पालूंगी। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट देवी से कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ एक शब्द आया है शाप भ्रष्ट, यानी शापग्रस्त देवी सी लगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो इस बुरी कंडीशन में हैं तो शायद ये कि कोई श्राप लगता है, पर जो कार्य वो कर रही हैं वो देवी का है। तो जो मुसीबतें घर पर हैं, जो मुसीबत वो झेल रही हैं, शायद वो किसी श्राप का नतीजा है, पर जो कार्य वो कर रही हैं, जो अच्छे कार्य, स्नेहपूर्ण ममतामयी कार्य और सहानुभूति और प्रेम और परोपकार की भावना से जो ये कार्य कर रही हैं, वो एक देवी जैसा गुण भी रखती हैं। वो कहते हैं कि धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक कहते हैं अब वो बड़े हो गए हैं। दादी माँ की मृत्यु की खबर एक पत्र के माध्यम से उन तक पहुंचती है, और यह पत्र उनके बड़े भाई किशन भैया ने लिखा है। जब इस पत्र को पढ़ते हैं तो ये पूरी कहानी जो उन्होंने लिख डाली है वो सब उनकी स्मृति में आ जाती है, और पत्र की तरफ देख करके वो कहते हैं कि क्या सच में दादी माँ अब नहीं रहीं? तो मित्रों, बच्चों, मैं समझता हूँ कि इस पाठ को पढ़ करके आपने समझा होगा कि घर में जो बड़े हैं उन्हें हमारा ये दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, और वे हमेशा ही हमारे ऊपर एक छाया की तरह से होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। और जब हम बुरे दिनों में रहते हैं, जब हमारे ऊपर कोई विपदा रहती है, कोई तकलीफ़ रहती है, तो यही बड़े लोग हमारा सहारा बनते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अतः हमें भी अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में उनकी देखरेख करनी चाहिए। ये पाठ हमें यही सीख देता है। मैं समझता हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।